हेलो, मेरा नाम एडवोकेट दीपक चौधरी है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के रिनॉन्ड एडवोकेट डॉक्टर टी के कौशिक जी के साथ। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब को हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। Thank you, Deepak, and you're welcome to the bar. I wish you all the success to bar in Delhi here. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज मैं आपसे बात करूंगा वकील, दैट इज़ एडवोकेट के बारे में कि एडवोकेट कैसे बने, किस तरह बने, क्या क्या चैलेंजेस होती है एडवोकेट की। तो शुरुआत में जो प्रश्न आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ वो ये कि एडवोकेट क्या होता है और एडवोकेट का प्रोसेस क्या होता है। Well, thank you, Deepak. ये बड़ा legitimate सवाल है. When I go to law universities, people ask me about that. लोग पूछते हैं सर एक लॉयर में और एक एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है. तो मैं इस सवाल का जवाब थोड़ा सा क्रक्स में देना चाहूँगा आपको. देखिए ऐसा है, जब आप वकालत की डिग्री जिसको आप डिग्री बोलते हैं, जब आप उसको ऑब्टेन कर लेते हैं तो आप एक लॉयर बन जाते हैं. लेकिन जब आप लॉयर बन गए हैं तो क्या आप एक एडवोकेट हैं? ये सही नहीं है. कानून के हिसाब से जब आपने वकालत की डिग्री ऑब्टेन कर ली है, उस डिग्री को ऑब्टेन करने के बाद में जब आप अपने स्टेट की बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, तब आप वकील बनते हैं. और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, जब आपने अपने आप को स्टेट बार में रोल कर दिया है, उसके बाद में आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक इम्तिहान देना होता है. तो जब आप ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इम्तिहान देते हैं, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है और आप उसके बाद में हिंदुस्तान में कहीं भी वकालत कर सकते हैं. जी धन्यवाद, बहुत बहुत। हम जाने हैं कि वकील क्या होता है और इसके प्रोसेस क्या होते हैं। तो वकील साहब, थोड़ा डीप में बताइए, गहराई में बताइए कि वकील और एडवोकेट में और क्या क्या अंतर होते हैं। देखिए, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में वकील का मतलब होता है, वकील का जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है वो एडवोकेट होता है. लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और वकील में क्या अंतर है, तो अगर आपका यही सवाल है तो उसका जवाब ये है कि जब आप लॉ ग्रेजुएट होते हैं तो आपके लिए बहुत सारे प्रोफेशंस ओपन होते हैं. जैसे आप जुडिशरी में जा सकते हैं, आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं. लेकिन जब आपने वकालत कर ली है और आप वकील बन गए हैं, आपने अपने आप को स्टेट बार बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कर दिया है, तो उसके बाद में ये एक बहुत ही लुक्रेटिव और बहुत ही ज़्यादा ऑनर वाला प्रोफेशन है. जिसका मतलब है कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में जाके आपको अपने क्लाइंट्स के लिए काम करना होगा. तो ये आप समझ सकते हैं कि ये अंतर है वकील और एक लॉयर में या फिर एक लॉ ग्रेजुएट. ओके, तो वकील साहब, वकील को क्या क्या करने की ज़रूरत होती है जिससे कि वो काबिल वकील बन सके। See, there are so many qualities one requires to be an advocate, and this is also to my buddy friends, those who will join the bar later on. तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है पढ़ाई अपनी लॉ की करने के बाद में कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ वकालत करना चाहते हैं, तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सबसे पहले ये देखिए, ये नौकरी नहीं है किसी की. वकालत एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है दीपक. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसमें किसी के लिए नहीं काम करते हैं, आप उसके बिहाफ पे काम करते हैं, और ये बहुत नोबल प्रोफेशन है. इसलिए एक वकील को क्या क्या क्वालिटीज़ पोजेस करनी चाहिए. एक वकील को चाहिए कि वो हार्ड वर्किंग हो. एक वकील को चाहिए कि कोई भी क्लाइंट उसके पास आए, गरीब आए, अमीर आए, जो उसके पास आए, दोषी आए या फिर कोई ऐसा आए जिसमें आप किसी जनहित के लिए आप फाइट कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे आपने वकालतनामा साइन किया है अपने क्लाइंट के लिए, आप उसके लिए जो भी आपकी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ में है, जो भी वो अपने लिए कर सकता है, आपको वो करना चाहिए. हाँ, आपको पढ़ने का शौक़ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जुडिशल प्रेसिडेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं जिसमें आपको अपने आप को अपडेटेड रखने की ज़रूरत होती है. साथ ही साथ आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है एक वकील की कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा मोनोटनस होती हैं. आपके ऊपर क्लाइंट्स का प्रेशर रहता है, आपको चीज़ें डिलीवर करनी होती हैं एट टाइम. बट यू नो दैट हम लोग एक लॉ ऑफिसर होते हैं जब हम एक वकील होते हैं, तो एज अ लॉ ऑफिसर हमें
सबसे ज़्यादा ये देखना है कि हमारे क्लाइंट के लिए हम करें जो हमारे क्लाइंट के लिए अच्छा है और वो न्याय संगत काम हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको कई बार चीज़ों को एनालाइज भी करना होता है, तो आपका एनालिटिकल माइंड भी होना चाहिए। आपको एक बहुत अच्छा ऑरेटर होना चाहिए। वकालत में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, आपकी नॉलेज एंड योर विजडम। सेकंड इज़ योर कोर्ट क्राफ्ट। तो कुछ लोग जो नॉलेज जिनके पास नहीं भी होती है, तो जब आपका कोर्ट क्राफ्ट बहुत अच्छा है तो आप कोर्ट में जज साहब के सामने आप चीज़ों को ढंग से नहीं बता पाएंगे, और वो आपके ना तो क्लाइंट के लिए अच्छा होगा ना आपके लिए। तो इन दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण होना चाहिए। तो दोस्तों, वकील साहब ने दो बातें बताए हैं जो कि नोट डाउन करने लायक है, नॉलेज और कोड क्राफ्ट। जी वकील साहब आगे बताइए। So another thing that you'll have to remember, Deepa, वकालत में you'll have to respect for individuals. So you'll see this कि कभी कभी आप कुछ कह रहे हैं और आप वकील साहब जो है आवेश में या किसी भी चीज़ में जज साहब को बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। तो ये भी आपको देखना होगा कि you'll also have to be humble before the court, because आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना है, आपको लॉ ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है, आपको जुडिशल ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है। जो आप कह रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी वकील साहब, जब लॉयर कोई बनते हैं, एडवोकेट कोई बनते हैं, तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो अपने सीनियर को कैसे चुनाव करे। सीनियर का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अब बताइए कि सीनियर का चुनाव हम कैसे करें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नए बच्चे आते हैं बाद में वो पूछते हैं मुझसे, कई बार दीपक ये सवाल आता है कि यार सर काइंडली हेल्प अस, यू नो हाउ टू फाइंड अ सीनियर। इसी सबसे पहले आपको ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि आप किस तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और ये बहुत ही इमेच्योर है कि जो बच्चे बार में आए उनको पता हो कि किस तरह का वो काम करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आपको उन वकील साहब को ज्वाइन करना चाहिए जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। आप किन वकील साहब से सीख सकते हैं वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको देखना चाहिए वकील साहब के चैम्बर में काम हो, वकील साहब से आप सीख सकते हैं, कोर्ट क्राफ्ट आप सीख सकते हैं। क्योंकि वकालत जो है या जो डॉक्टरी है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है दीपक जिसमें आप पूरी ज़िंदगी भर आप ताउम्र जो है प्रैक्टिस करते हैं। सो व्हेन आई से व्हेन यू प्रैक्टिस थ्रू आउट योर लाइफ, व्हाट आई मीन टू से इज दैट नोबडी इज़ परफेक्ट। You continue acquiring knowledge with the time that you spend at bar and the time that you spend at the courtrooms. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रेगुलर इन्फॉर्मेशन आप गेन करते हैं। सीनियर का चुनाव कैसे करें, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि जो जिन साहब से आप सीख सकें, बिकॉज इफ़ यू वुड आस्क मी आई वुड से ऑल लॉयर्स आर द सेम, इट डिपेंड्स ऑन हु गेट्स द एक्सपोजर। तो जिनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है उनके नाम आप ज़्यादा सुनते हैं, जिनको कम एक्सपोजर मिलता है शायद आप उनके नाम नहीं सुनते हैं। लेकिन वकालत में मीडिया में आने से सिर्फ आपका नाम नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस इज कि जो आप अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करते हैं, आप लॉ जो जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं आप उनको सेटिस्फाई करते हैं अपने तर्क वितर्क और अपनी लीगल नॉलेज से। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी वकील साहब जिनसे आप सीख सकते हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आपकी वेवलेंथ मैच होती है, जो आपको सिखा सकते हैं, जिनके पास टाइम है आपको सिखाने का, आप उनमें से किसी भी वकील साहब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन वकील साहब के पास टाइम होता है सिखाने का, जिनसे आप कुछ सीख सकते हो, ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं सीनियर के चुनाव करने के लिए। वकील साहब, जब कोई एडवोकेट बनता है तो वो कहाँ से शुरुआत करे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से? A brilliant question, Deepak. Must tell you, see, आपको अगर छत पे जाना है तो छत पे जाने के लिए आप छलांग लगा के नहीं चढ़ सकते जी। तो आपको क्या चाहिए? आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस, द रेस्ट इज़ अप टू ऑल द व्यूअर्स एंड टू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए, जब आप वकालत ज्वाइन करते हैं, मुझे लगता है कम से कम 2 साल आपको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करना चाहिए। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आप काम करेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज़ ऑफ द बिजनेस, यू विल अंडरस्टैंड हाउ प्रोसीजरल थिंग्स वर्क। तो कम से कम 2 साल आप काम करिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसके बाद में अगर आप हाई कोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली की प्रैक्टिस ऐसी है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग इज एट द सेम प्लेस। सो सम पीपल से कैन आई डायरेक्टली जॉइन सुप्रीम कोर्ट? यस यू कैन, बट विल यू बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जो काम है, जो आदेश हैं, आप उनको अगर समझेंगे नहीं, उस प्रोसेस को आप समझेंगे नहीं, तो आप हाई कोर्ट में इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। और इट्स द सेम थिंग, यू वॉन्ट बी एबल टू जस्टिफाई दैट। बट जो बार काउंसिल के जो नॉर्म्स हैं,
हाल फिलहाल में उनके हिसाब से आपको कम से कम 2 साल की प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करनी होती है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बाद में। दूसरा, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो यू शुड हैव एटलीस्ट 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, 2 years at least at district court, 2 years at high court, and that's how you move to Supreme Court. But yes, I can bet you this, there are some associates, those who directly join chambers at high court, Supreme Court. But again, like I said, वो person to person होता है. There are some people, those who are second generation lawyers, उनके घर परिवार वाले जो होते हैं वो वकालत में रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा एडेड एडवांटेज रहता है. I'm not saying nepotism is there, but yes, obviously, what happens is if your fathers have worked hard, so you get some things in royalty, so that happens to them. But to a first generation lawyer, मेरी suggestion है 2 साल आप कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दें, उसके बाद में 2 साल आप हाई कोर्ट दें, और उसके बाद में 4 साल बाद आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना शुरू करें. तो दोस्तों सेक्वेंस अगर देखें तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कीजिए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए. इससे आप बाकायदा एक लॉ का प्रोसेस अच्छे से जानेंगे. वकील साहब, वकीलों का इनसिक्योरिटी रहता है, इनसिक्योरिटी अनिश्चितता, तो इसमें वो एक फिक्स आमदनी कैसे जनरेट करें, इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? Now this is the question which is answer, I guess, every law student is probably looking. दोस्तों देखो, ऐसा है, वकालत कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने वकालत ज्वाइन किया और जैसा कि सिनेमा में दिखाया जाता है आप यू आर फ्लोरिशिंग. इट डजंट हैपन दैट वे. ये एक प्रैक्टिस है जिसको आपको विद द पीरियड ऑफ टाइम स्टैब्लिश करना पड़ता है. तो आप वकालत में आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं. जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास ब्रीफ्स बढ़ती हैं, एंड देयर इज अ सेइंग दैट एवरी लॉयर हैज़ हिज डे. तो अगर आप बात करेंगे कि यार मैं कब इसमें पैसा कमाऊंगा सर, सो माय सजेशन इज़ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है वकालत में. सारे आपके सीनियर्स यही बोलेंगे, क्योंकि उन लोगों ने भी ऐसे ही शुरुआत की होगी जहाँ पे उनको क्लाइंट्स को अक्वायर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. लेकिन वन थिंग एंड आई कैन से इट विद कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, अगर आपके अंदर लगन है, और अगर आपने डिसाइड किया है दैट दिस इज़ द प्रोफेशन फॉर यू, देन नोबडी कैन स्टॉप यू. इट विल टेक यू अ लिटिल टाइम, but gradually you will make it large in this. So it will take a little time, but gradually you will make it large. वकील साहब, ठीक है, हमने पेशेंस कर लिया, और पेशेंस करने के बाद हम उस स्तर तक भी पहुंच गए जहां हमारा सबसे बड़े हमारे चैलेंज होते हैं कि क्लाइंट का चुनाव कैसे करें. तो अच्छे क्लाइंट और बुरे क्लाइंट को कैसे हम चुनाव करें? First of all, I like the way you say Vakil Saab. Okay, so it's okay. In bar we call it sir to seniors. Anyways, let's move on. So you've said how to choose between good client versus bad client, Deepak, and everybody who's watching it. As for me, there's nothing called good versus bad brief. As a lawyer, if you've agreed for a certain fee and you've said to the client that you will look after them, you need to pursue that particular thing. Because हमारे धंधे में हम ये नहीं कह सकते कि यार हम ये वाला केस लेंगे या वो वाला केस नहीं लेंगे, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से जिसको इंडियन एडवोकेट एक्ट गवर्न करता है, उसके हिसाब से हमें ये देखना होगा कि हम जिस भी क्लाइंट को जो भी कमिट कर रहे हैं वो हम सारी चीज़ें अपने क्लाइंट्स को हम लोग डिलीवर करें. एंड when you say good versus bad, well, it's just the presumption, we'll have to make sure that we utilize our advocacy skill versus the law in hand, versus we make sure that truth and justice should prevail at the end of the day. So there's nothing called good versus bad brief, in my opinion. Okay, thank you. वकील साहब, एक क्वेश्चन अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है जो वकालत की शुरुआत करते हैं, खासकर जब वो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के वो पर्सन जो एडवोकेसी में आना चाहते हैं, वो अपने वकालत के इस पेशा को कैसे शुरू कर सकते हैं? See, like I said before, in advocacy, every advocate who has obtained a certificate of practice is the same. There's nothing called poor advocate versus rich advocate. But yes, so to say, if you come from a economically
I should say little backward background wherein you're a first generation lawyer, या फिर आप जो है पहली बार वकालत आप शुरू कर रहे हैं, आपको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है. मैं बोलूँगा इस पे कि आपको अगेन पेशेंस रखने की ज़रूरत है. आप एक अच्छा सीनियर चूज़ करें, क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, आप सीनियर के साथ रहेंगे. एंड आई कैन बेट यू दिस with my experience at bar and how I know people at bar, your all seniors will support you. वो आपको support करेंगे, आपको briefs दिलाएंगे, आपको सिखाएंगे, अगर आपके अंदर लगन है, अगर आप dedicated हैं अपने काम के लिए. So this will eventually gradually happen. सर एक आखिरी क्वेश्चन जो हर एक वकील को जानना होता है, वकील बनने के बाद चैलेंजेस क्या क्या शुरू होते हैं और कौन कौन सा ऐसा एग्जाम होते हैं जो पास करना होता है? Are you talking about the bar council exams etc. or what? जब एक एडवोकेट आप अपॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद भी उसका स्तर होता है, AOR का स्तर होता है. This is fantastic question. So yeah, I mean there's a classification for advocates basically. So when you join the bar, you join as junior advocate. When you spend little time at bar, you happen to become an advocate. आप थोड़ा सा टाइम अगर स्पेंड करके अगर आप एक्सक्लूसिव वकालत करना चाहते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के लिए आपको 4 साल की वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए. देन यू गो टू अ डेडिकेटेड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, दोज हु exclusively practice before the Honorable Supreme Court of India. Then you will have to work under them. They'll train you how to be an advocate on record. And Supreme Court of India conducts the exam for advocate on record, and there's a separate bar association for advocate on records too, wherein seniors they come and they educate you how to be an advocate on record. So yeah, this is pretty much an easy process. You'll just have to study Supreme Court rules in detail. Similarly, when you practice before High Court, you'll also have to study High Court rules for that particular state, and you'll have to make sure that you prepare your your plans etc. as per High Court rules, and similar rules do also prevail on every district courts too. But yes, if you exclusively want to practice before the Honorable Supreme Court of India, then you'll have to have at least 4 years of practice, and then you join AOR, do internship for another year's time, and you prepare for AOR's exam, and then you become an advocate on record. And last but not the least, when you spend amicable amount of time, or I should say good time at bar, then advocates also get elevated to senior advocates or the designated advocates. So there are two categories of seniors. One, those who are senior at bar in terms of age, but when you talk about statutory senior advocates, these are designated senior advocates. Those are designated by the high courts as well as Supreme Courts based on the lawyer's competence and how they behave as a friend of a court. So this is I guess the classification of advocates is that. जी, तो हम देखें कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सीनियर एडवोकेट, ये एक कैटेगरी होते हैं एडवोकेट के, जो आप धीरे धीरे समय के साथ जानते हैं अगर आप एडवोकेट हैं. डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन अक्सर लोगों के, आम आदमी के माइंड में आता है, और वो आता है PIL के संदर्भ में, पब्लिक लिटिगेशन के संदर्भ में. Let me correct you for that. It's known as PIL, Public Interest Litigation. I'm so sorry. Go ahead. Thank you so much. Thank you. क्या PIL एक एडवोकेट ही फाइल कर सकते हैं, या एक आम आदमी भी PIL दर्ज कर सकते हैं, और कहाँ दर्ज कर सकते हैं? Very good. This is a very good question. So unlike cinema, जैसा कि सिनेमा में होता है कि आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें लोग सेशंस कोर्ट में PIL फाइल करते हैं. Well, आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता. जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, सबसे पहले उसको कौन फाइल कर सकता है? एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन कैन फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, चाहे वो वकील हो या ना हो. Any layman can also file the public interest litigation, or Honorable Supreme Court as well as Honorable High Court can take a suo motu cognizance for any public interest issue. तो PIL जो है, या तो कोर्ट उसमें suo motu cognizance लेते हैं, या फिर वकील या फिर कोई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करता है. ये एक तरह की जुडिशल
working है, or I should say a judicial way of doing a review for certain things which have started in last 2 decades. कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एक्टिव काम किया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड MC मेहता साहब, एडवोकेट MC मेहता साहब, you people know him for what he's contributed to society. There are so many other people also. लेकिन आज मैंने देखा है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आज का वक्त ऐसा आ गया है जहाँ पे लोग जो है मोटिवेटेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल करते हैं, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट मेड श्योर दैट दे शुड आल्सो बी फाइंड अप्रोप्रिएटली ऑन दैट. सो यू नीड टू मेक श्योर इफ यू हैव अ पब्लिक इंटरेस्ट इशू, व्हेन यू गो बिफोर द कोर्ट यू डन द प्रॉपर रिसर्च, जिससे कि कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि कोर्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है. हिंदुस्तान में करोड़ों केस पेंडिंग है. जी. सर, एक और क्वेश्चन दिमाग में अक्सर आते हैं, वो ये कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये 3 कोर्ट है. इसमें जो हम जनरली केस दर्ज करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दर्ज करते हैं. अपील कैसे और कब करें? Well, see, every statute has, it defined for appeals. So, for example, criminal appeals versus civil appeals. वो सारे जो statutes हैं उसमें defined है अपील का क्या process है, दीपक, so to tell you. But yes, अगर आप appellate jurisdiction की बात करें तो sessions court के ऊपर, district and session court के ऊपर हाई कोर्ट का appellate jurisdiction होता है, और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का jurisdiction होता है. तो लेट्स से अगर आप एक उदाहरण लें, क्रिमिनल वकालत में अगर आपको बेल नहीं मिली है मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में, जो कि मैजिस्ट्रेट ट्राइबल केस है, आप उसमें सेशंस कोर्ट में जा सकते हैं टू अपील फर्स्ट, देन यू कैन गो टू हाई कोर्ट फॉर सेकंड अपील, देन यू कैन गो टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया in SLP in a special leave petition. So yeah, obviously appellate jurisdiction is there. So you know that the apex court in the country is Supreme Court. Supreme Court is basically there, standing tall to save people's fundamental rights, and judicial remedies available to them. जी. तो दोस्तों, आज मैंने बात किया सुप्रीम कोर्ट के रिनॉन एडवोकेट डॉक्टर TK कौशिक जी के साथ. आज हमने वो सारे चीज़ें पे डिस्कस किए जो एक एडवोकेट, एक लॉयर जानना चाहते हैं. साथ ही कुछ ऐसे बिंदुओं पे भी हमने आज डिस्कस किए जो आम आदमी जानना चाहते हैं. डॉक्टर साहब से पुनः एक बार और आएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. बहुत बहुत डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको. Well, so to say, you use the word renown. I must say, yes, I practiced before Supreme Court of India and other courts and tribunals in the country. Thank you.